जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमबीडी गाइड का क्षेत्रमिति चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग लगातार अब एमबीडी गाइड का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यह लॉन्ग क्वेश्चन है। एमबीडी गाइड का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन में कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया है बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यानी बेलनाकार भाग जो है यह FDCG यह एक बेलनाकार भाग है। इसका ऊंचाई और व्यास दिया है। ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर और व्यास दिया है 4 मीटर। लिखेंगे बेलनाकार भाग की बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है यहाँ पे 2.1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई और व्यास क्रमशः है। यानी पहले ऊंचाई बोला है तो पहले वाला मान ऊंचाई होगा और दूसरे वाला मान व्यास होगा। तो ऊंचाई यहाँ पे हम लिखेंगे 2.1 मीटर। यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया 2.1 मीटर। यह ऊंचाई होगा 20 से ई तक की लंबाई को हम ऊंचाई बोलेंगे बेलनाकार भाग का। यह है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर ऊंचाई दिया है और फिर दिया है व्यास 4 मीटर। यानी बेलनाकार भाग का व्यास D बराबर 4 मीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, तो एक बात यहाँ पे जो बेलनाकार भाग का आधार है, तो बेलनाकार भाग का आधार और शीर्ष जो वृत्ताकार भाग होता है, बेलन के आधार वाला वृत्त का भाग और शीर्ष के वृत्त का भाग दोनों बराबर होता है। तो जितना व्यास यहाँ पे होगा उतना ही व्यास यहाँ पर होगा, और जितना व्यास यह बेलन का है वही व्यास शंक्वाकार भाग का होगा, क्योंकि जो शीर्ष बेलनाकार भाग का है वह शंकु का आधार हो गया है। तो यहाँ पे बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास होगा। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर हो गया, और यहाँ पे अब त्रिज्या निकालेंगे। यानी R बराबर लिखेंगे D/2। D का वैल्यू 4 है, बट्टा में 2 करेंगे, यानी 4 2 से 2 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू निकल गया 2 मीटर। यह त्रिज्या होगा बेलनाकार भाग का और शंक्वाकार भाग का, दोनों का त्रिज्या 2 मीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग तथा शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R बराबर 2 मीटर। यानी जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु का होगा। और यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी L का वैल्यू दिया है 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की त्रिज्या हम निकाल लिए हैं, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या दिया है और बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया है। तो हमको ज्ञात करना है, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस तंबू को हमको बनाना है, इसमें कितना कैनवास का यूज हुआ इसको बताना है। तो देखिए, तो यह बेलनाकार भाग का जो आधार है इस पे कैनवास का यूज नहीं होगा। यहाँ पे केवल कैनवास का यूज इस बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा और शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। तो हम लिख सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस
शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। शंकु में हमको तिर्यक ऊंचाई l का वैल्यू यहाँ पे मालूम है, त्रिज्या का वैल्यू 2 मीटर मालूम है और बेलन में r का वैल्यू मालूम है और ऊंचाई मालूम है। तो हमको केवल r के जगह पे r का वैल्यू, h के जगह पर h का वैल्यू, l के जगह पे l का वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे इसमें पाई और इसमें पाई दोनों की त्रिज्या बराबर है तो दोनों में r शामिल है तो r भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा पाई, r कॉमन होगा तो h बचेगा तो 2h प्लस यहाँ पे पाई r कॉमन हो गया तो l बचेगा। यानी कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे पाई r इंटू 2h प्लस l का यूज करेंगे। यहाँ पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुणे r का वैल्यू मिला है यहाँ पे हमको 2 मीटर तो 2 लिखेंगे इंटू 2 गुणे h का वैल्यू दिया है यहाँ पे ऊंचाई बेलन की 2.1 मीटर तो 2.1 प्लस l का वैल्यू यहाँ पे मिला है 2.8 मीटर तो l के जगह पे 2.8 मीटर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7 इंटू 2.1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 मिलेगा प्लस 2.8। अब यहाँ पे 44/7 4.2 में 2.8 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा तो 7 से 7 कटेगा तो 44 मीटर स्क्वायर यानी कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो हमको बताना है इसके अलावा 500 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का लागत ज्ञात करें। तो यहाँ पे 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बोला है खर्च तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कैनवास लगाने में खर्च 500 रुपया है, 500 रुपया है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च 44 गुने 500 करेंगे तो अब यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5 चौका 20 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो लिखेंगे यानी 22,000 रुपया टोटल कैनवास को लगाने का खर्च ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पे एक दावा का कैप्सूल है, बोला है कि इसके दोनों सिरों पे 2 अर्धगोला है यानी एक सिरा यह हो गया और दूसरा सिरा यह हो गया। इस पर एक अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। फिर बोला है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इस कैप्सूल का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस कैप्सूल के ऊपर मेरा जिस सतह पे हाथ स्पर्श कर जाएगा वो सभी सतहों को जोड़ेंगे तो कैप्सूल का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ पे दिया है कि कैप्सूल का टोटल लंबाई 14 मिलीमीटर है यानी इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई बराबर दिया है 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पे दिया है व्यास यानी यह जो कैप्सूल है, कैप्सूल का यह जो व्यास है इसकी लंबाई दिया है। तो देखिए तो जो कैप्सूल में 2 तरह के फिगर बना है यानी यह कैप्सूल का बीच वाला भाग जो है यह बेलनाकार भाग होगा और दोनों सिरों पे अर्धगोला दिया है यानी जो व्यास कैप्सूल में बेलनाकार भाग का होगा वही व्यास अर्धगोला का होगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है यानी व्यास के ऊपर
अर्धगोला चिपका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, तो लिखेंगे व्यास डी बराबर 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे इसका त्रिज्या आर निकालेंगे, d/2 बराबर 5/2 मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमको कुल लंबाई मालूम है, यहाँ से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक 14 मिलीमीटर। अब देखिए तो हमको बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, तब जा कर के बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। त्रिज्या हमको मालूम चल गया, अब ऊंचाई मालूम रहेगा तब हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए तो यह अर्धगोला है और यह बेलन है, तो बेलन की जो त्रिज्या होगा वहीं अर्धगोला का त्रिज्या होगा। तो देखिए तो सभी त्रिज्या आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ से बिंदु P से बिंदु Q तक की दूरी दिया है 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पे 14 मिलीमीटर दिया है, तो 14 मिलीमीटर से यह एक त्रिज्या और यह एक त्रिज्या को जोड़ के घटा देंगे 14 मिलीमीटर में से, तो बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, यानी बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर कैप्सूल की लंबाई माइनस दोनों अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, यानी कुल लंबाई में से दो अर्धगोला जो है दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात होगा। तो कैप्सूल की कुल ऊंचाई 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर। अब 14 मिलीमीटर में से हम दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे, यानी एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, और दोनों अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो एक अर्धगोला की त्रिज्या 5/2 निकाल करके इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो देखिए तो 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर को घटाएंगे तो 9 मिलीमीटर होगा, यानी बेलन की ऊंचाई जो होगा वह 9 मिलीमीटर होगा। अर्धगोला में त्रिज्या ज्ञात हो गया और बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो गया है, ऊंचाई हमको ज्ञात हो गया। अब हम कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, क्योंकि यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ पे मेरा हाथ स्पर्श करेगा और दोनों और जो अर्धगोला 2 गो है इस अर्धगोला पे मेरा हाथ स्पर्श करेगा, तो दोनों अर्धगोला के क्षेत्रफल में इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अब यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, तो एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² में 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 2πr दोनों में शामिल है, तो 2πr को कॉमन करेंगे, 2πr को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे h बचेगा प्लस यहाँ पे r बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 2r यहाँ पे बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पाई के जगह पे पाई का मान, आर के जगह पे आर का मान, एच के जगह पे एच का मान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू दिया है यहाँ पे 5/2 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एच का वैल्यू 9 मीटर है, 9 प्लस यहाँ पे 2r है, यानी 2 गुने r का वैल्यू 5/2 है। अब यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा। अब इसको हल करेंगे, यानी 22 ×
110/7 गुने 9 5 14, 9 5 14, 7 दूनी 14 यानी 11 दूनी 22। एक जीरो लास्ट में है तो एक जीरो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को पढ़े हैं लोग। आने वाले प्रत्येक वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चन करके सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग। उसके बाद बारी बारी से सभी चैप्टर का MBD गाइड का सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे लोग।